वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. उत्तराखंड, सी. लक्षद्वीप, डी. असम। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा के बारे में और कुछ बातें। डोगरी भाषा हिंद यूरोपीय भाषाओं के भीतर हिंद आर्यन समूह का सदस्य है। डोगरी के बोलने वालों को डोगरे कहा जाता है और डोगरी के भाषाई क्षेत्र को सामान्यतः डुग्गर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? वाई आई एम एन एथिस्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? ए. भगत सिंह, बी. लाला लाजपत राय, सी. सरोजिनी नायडू, डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है भगत सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट के बारे में और कुछ बातें। वाई आई एम एन एथिस्ट निबंध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आत्मकथा है। यह निबंध साल 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था। यह निबंध भगत सिंह ने अपने धार्मिक मित्रों को जवाब में लिखा था। भगत सिंह के कुछ मित्रों का मानना था कि दिल्ली बमबारी और लाहौर षड्यंत्र की वजह से भगत सिंह को प्रसिद्धि मिली और इसी वजह से उनका भगवान में विश्वास कमजोर हो गया। भगत सिंह ने नास्तिकता और बुद्धिवाद को साहसपूर्वक अपनाया था। भगत सिंह ने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? What should be the minimum age to become a लोकसभा member? A. 25 वर्ष, B. 30 वर्ष, C. 18 वर्ष, D. 35 वर्ष। इसका सही जवाब है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के बारे में और कुछ बातें। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी में है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को ये योग्यताएं भी पूरी करनी होती है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार का दिमाग अस्थिर नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम देश की मतदाता सूची में होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? वेयर इज माउंट आबू लोकेटेड? ए. कोलकाता, बी. राजस्थान, सी. केरल, डी. उदयपुर। इसका सही जवाब है राजस्थान। माउंट आबू के बारे में और कुछ बातें। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित एक पहाड़ी स्टेशन है। यह अरावली पर्वतमाला में है और समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू की खासियत। माउंट आबू की खासियत। माउंट आबू को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ कई हरे भरे जंगल, झरने और झीलें हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, गुरु शिखर और जैन तीर्थ। माउंट आबू में एक अभयारण्य भी है, जहाँ लंगूर, सांभर, जंगली सुअर और चीते देखे जा सकते हैं। माउंट आबू में विशाल, आरामदायक घर और ब्रिटिश स्टाइल के बंगले हैं। यहाँ आदिवासी जातियों के डेरे भी देखे जा सकते हैं। माउंट आबू में अद्भुत प्रजाति के पौधे, फूल और वृक्ष है। माउंट आबू की पर्वत श्रृंखला करीब 22 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? ए. उदयपुर, बी. जयपुर, सी. राजस्थान, डी. मणिपुर। इसका सही जवाब है उदयपुर। झीलों की नगरी के बारे में और कुछ बातें। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। उदयपुर में कई झीलें हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध झील पिछोला झील है। उदयपुर के बारे में कुछ और बातें। उदयपुर की स्थापना 1558 में उदय सिंह द्वितीय ने की थी। यह शहर मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी। उदयपुर चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयपुर में मार्बल के महल भी है। उदयपुर में घूमने के लिए कई और भी पर्यटन स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the Quit India movement start? A. 1940, B. 1942, C. 1945, D. 1946। इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और कुछ बातें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे, अब मुंबई, अधिवेशन में शुरू किया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ और बातें। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत के अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को अंग्रेजी सरकार ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए थे। इस आंदोलन के दौरान कई लोग मारे गए थे। इस आंदोलन से तुरंत आज़ादी नहीं मिली, लेकिन कई सालों तक संघर्ष और वार्ताएं चली। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीट होती है? What is the maximum number of seats in Rajya Sabha? A. 233, B. 245, C. 250, D. 230। इसका सही जवाब है 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? What is the literacy rate of New Delhi district according to 2011 census? A. 88.01%, B. 64.09%, C. 54.12%, D. 98.42%। इसका सही जवाब है 88.01%। दिल्ली की साक्षरता दर के बारे में और कुछ बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक नई दिल्ली की साक्षरता दर 88.01% थी। यह आंकड़ा पुरुषों और महिलाओं दोनों की साक्षरता दर को मिलाकर निकाला गया है। साक्षरता दर में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी पहल, सामाजिक बदलाव और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। यह 2001 की साक्षरता दर 64.84% से ज़्यादा थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? Which of the following is not an tournament? Indian. A. संतोष ट्रॉफी, B. सुब्रतो कप, C. UEFA चैंपियंस लीग, D. डूरंड कप। इसका सही जवाब है UEFA चैंपियंस लीग। भारतीय टूर्नामेंट के बारे में और कुछ बातें। UEFA चैंपियंस लीग भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। यह यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ UEFA द्वारा आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। भारत में होने वाले कुछ प्रसिद्ध टूर्नामेंट ये रहे: रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में होने वाला डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत साल 1888 में शिमला के अन्नाडेल में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? Which of the following acid is found in human stomach? A. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, B. सल्फ्यूरिक अम्ल, C. नाइट्रिक अम्ल, D. एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और कुछ बातें। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाने वाला एक मजबूत अम्ल है। यह पेट के पाचक रस, गैस्ट्रिक जूस का एक अहम हिस्सा है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करने में भी मदद करता है। इसका रासायनिक सूत्र HCl है। गैस्ट्रिक पिट्स में पेरिएटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इदू-मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इन विच स्टेट इज इदू-मिश्मी लैंग्वेज स्पोकन? A. पंजाब, B. मध्य प्रदेश, C. केरल, D. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश।
इदु मिश्मी के बारे में और कुछ बातें। इदु मिश्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले और आसपास के जिलों में बोली जाती है। निचला दिबांग घाटी जिला, लोहित जिला, पूर्वी सियांग जिला, ऊपरी सियांग जिला। इसके अलावा यह तिब्बत के जायू काउंटी में भी बोली जाती है। चीन में मिश्मी इदु को लोबा लोगों के नाम से जाना जाता है। इदु मिश्मी भाषा को लुप्तप्राय भाषा माना जाता है। साल 1981 में भारत में इसके 8,569 वक्ता थे और साल 1994 में चीन में इसके 7,000 वक्ता थे। दिबांग घाटी जिले में रहने वाले इदुमिश्मी लोग मंगोलॉयड नस्ल के हैं। उनकी विशिष्ट बोली तिब्बती बर्मा भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? इन विच स्टेट इज चंग डांस पॉपुलर? ए गोवा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है राजस्थान। चांग नृत्य के बारे में और कुछ बातें। चांग नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान के पूरे राज्य में होता है, लेकिन इसका प्रमुख क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर है। यह नृत्य आमतौर पर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। चांग नृत्य से जुड़ी कुछ बातें। यह पुरुषों का सामूहिक लोक नृत्य है। इसका आयोजन होली पर्व पर होता है और महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से चंग नामक वाद्ययंत्र के साथ शरीर की गति या संचालन, नृत्य या तालबद्ध गति के साथ अभिव्यक्ति की जाती है। इस नृत्य में गाई जाने वाली लोक गायकी को धमाल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? Which of the following organizations regulates international trade? A. यूनेस्को, B. विश्व व्यापार संगठन, C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, D. यूनिसेफ। इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में और कुछ बातें। विश्व व्यापार संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को देखने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। WTO के समझौतों पर दुनिया के ज़्यादातर व्यापारिक देशों की बातचीत होती है और उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO में शीर्ष स्तरीय फैसले लेने वाला प्राधिकरण मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। यह सम्मेलन हर 2 साल में कम से कम एक बार होता है। WTO की स्थापना से पहले टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT था। हालांकि ITO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कभी अस्तित्व में नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोक नृत्य खोरिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फोक डांस खोरिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. महाराष्ट्र, B. असम, C. पश्चिम बंगाल, D. हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। खोरिया नृत्य के बारे में और कुछ बातें। खोरिया नृत्य भारत के हरियाणा राज्य से जुड़ा है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है। खास तौर पर कटाई के मौसम और अन्य उत्सवों के दौरान महिलाएं इसे करती है। हरियाणा के कुछ और लोक नृत्य ये है: झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया? In which of the following census the highest difference between male and female literacy rate in India was recorded? A. 1981, B. 1971, C. 1991, D. 2011। इसका सही जवाब है 2011। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बारे में और कुछ बातें। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर 2011 की जनगणना में दर्ज किया गया था। 2011 में पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में साक्षरता दर के बारे में कुछ और बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। पुरुषों की साक्षरता दर 96.11% और महिलाओं की साक्षरता दर 92.07% थी। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% थी। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा होने की वजह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक है। साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर विकास के माप के प्रमुख चर है। ये जीवन की गुणवत्ता, जागरूकता स्तर
और समाज में लोगों के कौशल के स्तर को दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।